अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के अंत के बाद सर्वे कॉर्प्स की मार्ले पर जीत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब दुनिया को पता चला कि मार्ले ने कॉलोसल और फीमेल टाइटन को खो दिया है, तो कई देशों ने इसे एक मौके की तरह देखा। मार्ले पहले से ही कई देशों का दुश्मन था और अब वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसी कारण मिडिल ईस्ट के देशों ने तुरंत मिलकर एक अलायंस बना लिया, जिससे वो मार्ले पर हमला कर सके और इसी के साथ साल 850 में एक नई जंग की शुरुआत हुई। अब साल 851 की बात करें, मार्ले ने कुछ सर्वे शिप्स को पैराडिस आइलैंड की तरफ भेजा ताकि वो जासूसी कर सके, क्योंकि फिलहाल वो बड़ा हमला करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनके जहाज तट पर पहुंचे, उन पर अटैक टाइटन और बाकी स्काउट्स ने हमला कर दिया। दरअसल ये स्काउट्स पूरे एक साल से मार्ले की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब सर्वे कॉर्प्स की नई कमांडर हांजी इस मौके को एक अवसर की तरह देख रही थी। वो बाहर की दुनिया के बारे में और जानना चाहती थी। किस्मत से दो ऐसे सोल्जर्स भी पकड़े गए जो उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार थे, यलीना और ओनिया कपॉन। ये दोनों सोल्जर्स उन देशों से थे जिन्हें मार्ले ने जीत कर जबरदस्ती अपनी आर्मी में शामिल किया था, इसलिए इन दोनों की मार्ले से कोई वफादारी नहीं थी। कुछ साल पहले यलीना ने एंटी मार्लियन वॉलेंटियर्स नाम का एक रेजिस्टेंस ग्रुप भी बनाया था, जिसका मकसद था एल्डियंस को मार्ले के अत्याचार से आज़ाद कराना। लेकिन असली साजिश ये थी कि इस ग्रुप को जी कीगर की गुप्त मदद मिल रही थी। येलिना ने हांजी को बताया कि जी के पास एक प्लान है जिससे पैराडिस आइलैंड को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बदले में वो बस इतना चाहता है कि उसे आइलैंड पर आने की इजाज़त दी जाए, उसकी मुलाकात एरन से कराई जाए। जब ये प्रस्ताव मिलिट्री के सामने रखा गया तो ज़्यादातर लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बीच टाइटन पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन एरन ने खुद कहा कि जीक का प्लान असली हो सकता है। एरन और जीक दोनों भाई कुछ ऐसा जानते थे जो कोई और नहीं जानता था। एक साल पहले एरन ने महसूस किया था कि अगर उसका फाउंडिंग टाइटन किसी रॉयल ब्लेड वाले को छूता है तो वो अपने सारे पावर्स को एक्टिवेट कर सकता है। इसका मतलब ये था कि वो दीवारों में बंद सारे टाइटन्स को छोड़ सकता है और किसी भी देश को तबाह कर सकता है। अगर जीक, जो कि रॉयल ब्लेड वाला बीस्ट टाइटन है, एरन को छू ले तो ये पूरा संभव हो सकता है और इससे पैराडिस आइलैंड की सुरक्षा पक्की हो सकती है। हांजी ने जीक के प्लान को गंभीरता से लिया, लेकिन तय नहीं किया कि उसे दीवारों के अंदर लाया जाए या नहीं। इसी बीच मार्ले लगातार सर्वे शिप्स भेजता रहा और येलिना ने इस समस्या का हल निकाला। उसने वायरलेस रेडियो का इस्तेमाल करके शिप्स को शोर की तरफ बुलाया और फिर कोलोसल या अटैक टाइटन उन पर हमला कर देते। हर बार ज़्यादातर मार्ले सोल्जर्स को कैद कर लिया जाता, क्योंकि वो एल्डियन से नफरत करते थे और वॉलंटियर्स के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। अगले कुछ महीनों में येलिना और ओनिया कपॉन ने आइलैंड की तरक्की में मदद करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने पोर्ट बनाने का आइडिया दिया। ये पहला कदम था पैराडिस को एक मॉडर्न देश बनाने की दिशा में। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, कैदियों और एल्डियंस के बीच तनाव कम होने लगा। उदाहरण के तौर पर चीफ निकोलो को सासा से लगाव हो गया। इससे साबित हुआ कि मार्लियंस और एल्डियंस एक दूसरे को जाने तो साथ रह सकते हैं। आर्मिन को लगा कि शायद दुश्मनों से बातचीत की शुरुआत हो सकती है, लेकिन एरन को लगा कि उनके पास इतना वक्त नहीं है। उसे लगा कि उन्हें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि पैराडिस से टकराना आसान नहीं। साल 852 में पोर्ट बनकर तैयार हो गया और पैराडिस ने हिसूरू नाम के एक देश से पहले विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। हिसूरू एशिया का एक देश था जो करीब 100 साल पहले एल्डियंस का मित्र था। उन्होंने जीक से गुप्त रूप से मिलकर यह यात्रा की। एम्बेसडर कियोमी ने जीक के प्लान की पूरी जानकारी दी। स्टेप 1, येगर ब्रदर्स एक छोटे स्तर की रंबलिंग शुरू करेंगे जिससे दुनिया डर जाए और आइलैंड पर हमला ना करे। स्टेप 2, हिसूरू अगले 50 सालों तक पैराडिस को मॉडर्न बनाएगा ताकि उन्हें रमलिंग की ज़रूरत ना पड़े। स्टेप 3, जब तक मॉडर्नाइजेशन पूरा ना हो जाए, आइलैंड पर हमेशा एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लेड वाला टाइटन होना चाहिए। लेकिन तीसरे स्टेप एरन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसका मतलब था कि हिस्टोरिया को जीक के बाद 20 टाइटन बनना पड़ेगा और फिर उनके बच्चों को भी। हिस्टोरिया खुद इसके लिए तैयार दिखी, लेकिन एरन ने साफ मना कर दिया। उसने पहले भी सीजन 3 में उसकी रक्षा की थी जब उसे फाउंडर की शक्ति का सच पता चल गया था। इसलिए उसने जीक का प्लान ठुकरा दिया और दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। क्यूमी भी इसलिए पैराडिस आई थी क्योंकि जीक ने उन्हें आइस बर्स्ट स्टोन देने का वादा किया था, एक कीमती नेचुरल रिसोर्स जिसे हिसूरू बहुत अमीर बन सकता था। और साथ ही वो मिकासा से मिलना भी चाहते थे क्योंकि मिकासा
उनके शाही खून की वंशज थी, पर असली मकसद था फ़ायदा। अब आते हैं साल 853 पर। स्काउट्स अभी भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिसे हिस्टोरिया को बीस्ट टाइटन बनने से बचाया जा सके। आखिरी कोशिश में हांजी ने कहा, क्यों ना खुद स्काउट्स मार ले जाएं ताकि दुश्मनों को समझ सके और शायद शांति का रास्ता निकले। इस समय बीस्ट टाइटन के पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा था, क्योंकि यमीर का श्राप यही कहता है, अगर ज़्यादा देर होती तो फाउंटेन टाइटन की शक्ति खो जाती। इसी साल येलिना ने फ्लोच को मना लिया कि वो उसकी एरन से मुलाकात कराए। अब तक वॉलंटियर्स को एरन से मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वक्त बहुत कम था, इसलिए मुलाकात में येलिना ने एरन को एक खौफनाक सच बताया कि ज़ीक एल्डियंस को बचाना नहीं चाहता। ज़ीक का असली प्लान था एल्डियंस को बाज बना देना ताकि वो बच्चे पैदा ही ना कर सके और टाइटन की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यानी एक ऐसा भविष्य जिसमें ना टाइटन्स रहेंगे और ना ही एल्डियंस का दुख। हाँ, एक छोटा सा रंबलिंग होगा दुनिया को डराने के लिए, लेकिन असली मकसद था शांतिपूर्ण विनाश। भले ही एरन ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में दिखाया गया कि वो ज़ीक के यूथेनेसिया प्लान से सहमत हो गया। अब बढ़ते हैं साल 854 की ओर। मार्ले ने आखिरकार मिडिल ईस्ट के साथ 4 साल लंबी लड़ाई जीत ली। बीस्ट टाइटन ने दुश्मन जहाज़ों को ख़त्म कर दिया। इस जंग में मार्ले ने एल्डियंस को बुरी तरह से कुर्बान किया, प्योर टाइटन्स बना कर या सुसाइड स्क्वाड की तरह इस्तेमाल कर कर। ज़ीक का सपना यही था कि एल्डियंस को अब ऐसा जीवन ना जीना पड़े। लड़ाई के बाद मार्ले के जनरल इस बात से नाराज थे कि कैसे टाइटन की शक्ति अब टेक्नोलॉजी के सामने कमजोर पड़ रही है। इसी वजह से ज़ीक ने सुझाव दिया कि एक बार फिर से पैराडिस पे हमला किया जाए और फाउंडर को चुराया जाए ताकि मार्ले बाकी देशों की तरह एडवांस बन सके। लेकिन ये सब सिर्फ ज़ीक की चाल थी। वो अपने भाई से फिर से मिलना चाहता था, लेकिन एरन अब ज़्यादा दूर नहीं था। सीज़न 4 एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि एरन मार्ले आर्मी में घुस चुका है बिना इजाज़त के। वो राइनर को दूर से देख रहा होता है और गैबी और फाल्को के साथ उसका रिश्ता देखता है। फिर वो फाल्को को धीरे धीरे अपनी बातों में ले लेता है। फाल्को उसका भरोसा जीतता है और उसके लेटर्स भेजने लगता है। मेरा मानना है कि एरन ये लेटर्स हिसूरू की एम्बेसी को भेजता था और क्यूमी उन्हें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाती थी। शायद इसी वजह से ज़ीक को पता चल गया कि एरन मार्ले में कहाँ है, और फिर दोनों भाई मिले। उन्होंने मिलकर एडियंस को बाज बनाने की योजना पर सहमति जताई, लेकिन अभी आइलैंड वापस जाना बाकी था और यहीं आता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये एक पॉलिटिकल इवेंट था जो मार्ले के लिए ज़रूरी था, लेकिन एरन ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने स्काउट्स को लेटर भेजा कि वो हमला करने वाला है, चाहे वो साथ दें या ना दें। इससे स्काउट्स के पास कोई चॉइस नहीं बची, क्योंकि अगर वो मदद नहीं करते तो एरन मारा जाता और बाकी दुनिया पैराडिस को तबाह कर देती। इसलिए अंत में स्काउट्स को आना ही पड़ा, ये अगर ब्रदर्स को बचाने, क्योंकि सिर्फ यही 2 भाई थे जिनके पास दुनिया की सेनाओं को रोकने की ताकत थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, अब कुछ लोग जरूर बदला लेना चाहेंगे, लेकिन युद्ध की घोषणा के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर बात करने से पहले इस युद्ध के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट को समझना जरूरी है। पहला पॉइंट यह है कि एरन ने मार्ले की लगभग सभी प्रमुख सैनिक अधिकारियों को खत्म कर दिया, और यह जानबूझकर किया गया था ताकि मार्ले को पैराडिस आइलैंड पर पलटवार करने में ज़्यादा समय लगे। इसी कारण से आर्मिन ने पोर्ट को भी तबाह कर दिया, क्योंकि मार्ले के कई जहाज नष्ट हो जाने से उनकी सेना को फिर से संगठित होने में महीनों लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि एरन ने लारा टाइबर से वॉरहैमर टाइटन की शक्ति छीन ली। यह एक बड़ा मामला था, क्योंकि भविष्य में उसे इस शक्ति की जरूरत पड़ने वाली थी। तीसरा पॉइंट ये था कि गैबी ने सासा को उस समय गोली मारी जब वो फाल्को उस एयरशिप पर चुपके से चढ़ गए जिसे स्काउट्स भाग रहे थे। बाद में इन दोनों को अनजाने में ही पैराडिस आइलैंड पर वापस ले आया गया। चौथा और आखिर पॉइंट ये था कि जीक ने अपनी मौत का नाटक किया ताकि मार्ले को ये शक ना हो कि उसने उन्हें धोखा दिया। अगर मार्ले को यह पता चल जाता तो उनकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाना मुश्किल होता। अब एरन और जीक आइलैंड पर वापस पहुंचे तो उन्हें तुरंत अलग कर दिया गया। एरन को बिना अनुमति मार्ले पर हमला करने के लिए जेल में डाला गया और जीक को कैप्टन लिवाई की निगरानी में एक विशाल जंगल में रखा गया। इन घटनाओं के बाद पैराडिस सरकार को एरन पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें शक था कि शायद वो अपने भाई जी के प्रभाव में है। इसी वजह से जैकरी ने फाउंडिंग टाइटन के लिए नए उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की। पिछले 3 सालों से जो वॉलंटियर्स आइलैंड की मदद कर रहे थे उन्हें भी पिक्सिस ने नज़रबंद कर दिया, क्योंकि उनके जीक से करीबी संबंध थे। साथ ही गैबी और फाल्को को भी युद्ध बंदी बना लिया गया। एक और बात, मिलिट्री पुलिस पहले से योजना बना रही थी कि जीक के आइलैंड पर आते ही हिस्टोरिया उसे खा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हिस्टोरिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
उसकी गर्भावस्था के कारण उसे टाइटन में बदलना बेहद खतरनाक था। इसी वजह से जीक को जीवित रखा गया और लिवाई की निगरानी में सौंपा गया। अब वापस समुद्र पार मार्ले की ओर जीक ने अपनी मौत का नाटक भले ही किया और लेकिन मार्ले को जल्द ही पता चल गया कि उसने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद मार्ले ने दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर एक ग्लोबल आर्मी अलायंस बनाने का फैसला किया ताकि 6 महीने बाद वो पैराडिस पर हमला कर सके। लेकिन रायनर इस इंतजार के पक्ष में नहीं था। उसने जनरल मैगथ को मना लिया कि वॉरियर्स को सिर्फ 1 महीने में हमला करना चाहिए। उधर पैराडिस में हालत और भी उलझते जा रहे थे। एक विद्रोही संगठन जिसे यगरिस्ट कहा गया उभरने लगा। शुरू में इसका नेतृत्व फ्लॉक कर रहा था और उनका उद्देश्य था एरन और जीक को मिलाना ताकि रमलिंग शुरू की जा सके और आइलैंड का भविष्य सुरक्षित हो। इस मकसद को पाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने जनता को एरन की गिरफ्तारी की जानकारी लीक कर दी। यह सुनते ही पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि उनका हीरो जेल में क्यों है। इससे येगरिस्ट मूवमेंट को भारी समर्थन मिला। दूसरा बड़ा कदम जैकरी की हत्या। जैकरी उस समय सेना में सबसे उच्च पद पर था और फाउंडिंग टाइटन के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। इसलिए येगरिस्ट ने उन्हें बम से उड़ा दिया। उसी दिन कुछ येगरिस्ट जो जेल के गार्ड बने हुए थे, उन्होंने फ्लॉक और अन्य साथियों को गुपचुप तरीके से रिहा कर दिया। एरन भी वॉरहैमर टाइटन की शक्ति का इस्तेमाल कर जेल से भाग निकला और सभी मिलकर जीक की तलाश में निकल पड़े। जीक का ठिकाना हांजी को पता था, इसलिए उन्होंने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। अब बात करते हैं बीस्ट टाइटन यानी जीक की। पिछले 1 महीने से वो लिवाई और 30 सैनिकों की निगरानी में था, लेकिन जीक ने पहले से एक योजना बना रखी थी। जब पहली बार 3 साल पहले वॉलंटियर शिप्स आइलैंड पर आए थे, जीक ने उनमें अपनी स्पाइन के फ्लूइड वाला वाइन भेज दिया था। जो वाइन खास अधिकारियों को पिलाई गई और धीरे धीरे यह आइलैंड पर प्रसिद्ध हो गई। कोई नहीं जानता था कि इस वाइन में जीक का फ्लूइड मिला है जिसे पीने वाले एक चीख में प्योर टाइटन में बदल सकते थे। जो 30 सैनिक जीक की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने भी यह वाइन पी थी। जैसे ही वह दिन आया जब एरन और जीक मिलने वाले थे, जीक ने जोर से चीखा और सभी सैनिक टाइटन में बदल गए। जीक को लगा कि लिवाई अपने साथियों को मार नहीं पाएगा, लेकिन उसने सबको मार डाला और जीक के पीछे भागा। टकराव में जीक ने 20 टाइटन में बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन थंडर स्पीयर से उसका टाइटन शरीर उड़ा दिया गया। लिवाई उसे मारना चाहता था लेकिन नहीं मारा क्योंकि इससे 20 टाइटन की शक्ति हमेशा के लिए खो जाती। इसलिए उसने जीक को थंडर स्पीयर से बांधकर वापस ले जाने लगा, लेकिन जीक ने मौका पाते ही अपने गले को हिलाया और थंडर स्पीयर को ब्लास्ट कर दिया। जीक, लिवाई और उसका घोड़ा सब उड़ गए। यह धमाका फ्लॉक और हांजी ने भी सुना, जो उस जंगल की ओर जा रहे थे। आवाज़ सुनकर वे दिशा बदलकर वहां की ओर चल दिए। अब मरने के करीब जीक को एक छोटी लड़की की झलक दिखी। उसी वक्त एक प्योर टाइटन वहां आया जिसने अपने पेट को फाड़ कर जीक के शरीर को अंदर रख लिया। अब दीवारों के अंदर की बात करें, गैबी और फाल्को जेल से भाग निकले थे और उन्हें गांव की एक परिवार ने शरण दी। संयोग से वह परिवार था सासा का परिवार जिसे गैबी ने मारा था, लेकिन अभी किसी को इसका पता नहीं था। सासा की बहन काया ही जानती थी कि गैबी और फाल्को मार्ले से हैं। उसने उन्हें घर भेजने के लिए निकोलो से मिलवाया। निकोलो एक मार्लियन शेफ था जिसे सासा से प्यार था। जब निकोलो को पता चला कि गैबी ही सासा की हत्यारिन है, तो झगड़ा हुआ और इसी दौरान गलती से जीक का स्पाइनल फ्लूइड फाल्को के मुंह में चला गया। इसका मतलब अगर जीक चीखे तो फाल्को भी टाइटन बन सकता है। इसके बाद सासा के परिवार को सच बताया गया। एरन, जो हाल ही में जेल से निकला था, अचानक उस कमरे में आ गया और अपने बचपन के दोस्तों मिकासा और आर्मिन से बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान एरन ने दोनों को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि मिकासा सिर्फ अपनी एकरमैन प्रोग्रामिंग के चलते उसकी रक्षा करती है और आर्मिन के विचार बार्टोल्ट की यादों से नियंत्रित हैं। बाद में एरन ने आर्मिन को बुरी तरह पीटा और फिर अपने सैनिकों को बुलाकर वहां मौजूद सभी को गिरफ्तार कर लिया। सासा का परिवार भी इसी में शामिल था। अब तक यैगरिस्ट ने पूरे सैन्य बल पर कब्जा कर लिया था क्योंकि ज़्यादातर उच्च अधिकारी जीक के वाइन के जरिए जहर के प्रभाव में आ चुके थे। पिक्सिस, जो एरन की फाउंडिंग टाइटन छीनने की योजना बना रहे थे, अब पासा पलटते देख झुकने को मजबूर हो गए और उन्होंने यैगरिस्ट की सभी मांगें मांग ली। इसी बीच, जैसा कि पहले बताया, राइनर ने मार्ले को जल्द हमला करने के लिए मना लिया था और पीक और पोर्को पहले ही दीवार के अंदर आ चुके थे। उन्होंने कार टाइटन का उपयोग किया था, जिसकी वजह से एरन को शक हुआ कि आइलैंड में जासूस मौजूद हैं। इसलिए उसने गैबी से मदद मांगी कि वह उन जासूसों को खोजने में उसकी मदद करे, लेकिन उससे पहले ही पीक सामने आई और उसने एक गार्ड को चाकू मार दिया। हालांकि पीक का मकसद एरन को मारना नहीं था, उसका उद्देश्य था उसे एक ऐसे स्थान तक ले जाना जहां फाउंडिंग टाइटन को खाया जा सके।
उसने झूठा भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो मार्ले से पलट गई है। एरन ने उस पर पूरा भरोसा तो नहीं किया, लेकिन उसे अपनी बात कहने का मौका ज़रूर दिया। लेकिन एरन को नहीं पता था कि पोर्को पहले ही उस इमारत में स्काउट बनकर छिपा हुआ है। फिर आता है पहले पार्ट का सबसे धमाकेदार पल, जब जॉ टाइटन अचानक ज़मीन से निकलता है और एरन पर हमला करता है। अगर एरन को पूरी तरह खा लिया गया होता तो मार्ले जीत जाता, लेकिन सौभाग्य से सिर्फ उसके पैर कटे और उसने उस दर्द का इस्तेमाल टाइटन में बदलने के लिए किया। उसकी बिजली और धुआं देखकर आसमान में मौजूद मार्ले के एयर स्ट्रिप को उसकी लोकेशन मिल गई, जिसमें राइनर, मैगथ और फाल्को का बड़ा भाई कोल्ट भी मौजूद था। अब तक तो मैंने कोल्ट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बता दूं कि वो फाल्को का बड़ा भाई है और मार्ले की ओर से अगला बीस्ट टाइटन बनने वाला था, अगर जीक ने उन्हें धोखा ना दिया होता। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 की शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले पल से जब मार्ले की सेनाएं अचानक शिंगाशिना डिस्ट्रिक्ट पर हमला बोल देती हैं। उनका मकसद सीधा था, फाउंडिंग टाइटन को जल्द से जल्द हासिल करना। इसी कारण पोर्को और राइनर जैसे ही मौका मिलता है एरन को खाने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों मार्ले के सैनिक पैरासूट के जरिए जमीन पर उतरते हैं। उनकी जिम्मेदारी थी स्काउट्स को खत्म करना, ताकि एरन के पास जो भी सुरक्षा थी वो हटाई जा सके। शुरुआत में मार्ले की ये योजना काफ़ी सफल रहती है। अटैक टाइटन एक साथ दो टाइटन शिफ्टर्स और एंटी टाइटन कैनन से लड़ने में जूझता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ओनिया कपोन को मिकासा और बाकी कैदियों से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। तब आर्मिन उन्हें समझाता है कि भले ही ऐसा लगे कि एरन ने जीक का साथ दे दिया है, लेकिन हकीकत में जीक का एल्डियन नस्ल समाप्ति वाला प्लान कुछ ऐसा नहीं है जिसे एरन जैसा इंसान मानेगा। आर्मिन का अनुमान होता है कि एरन बस फाउंडिंग टाइटन की ताकत हासिल करना चाहता है, ताकि एक सीमित रंबलिंग करके दुनिया को डरा सके और अपने देश को अगले 50 सालों तक सुरक्षित रख सके। जब स्काउट्स तैयार होकर मैदान में उतरते हैं, तब तक बीस्ट टाइटन यानी ज़ीक पहले ही एरन की मदद के लिए आ चुका होता है। पिछली बार जब ज़ीक दिखा था, उसने खुद को और लिवाई को थंडर स्पीयर से उड़ा दिया था, लेकिन रॉयल ब्लड की वजह से एक प्योर टाइटन ने अपनी मांसपेशियों की कुर्बानी देकर उसका शरीर दोबारा बनाया। लिवाई उतना किस्मत वाला नहीं था, उसने अपनी एक आंख और कुछ उंगलियां खो दी। दूसरी तरफ फ्लॉक ने हांजी को मजबूर किया था कि वो ज़ीक की लोकेशन बताए। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, हांजी लिवाई को लेकर नदी के रास्ते भाग निकलती है और जीक को वापस ले जाया जाता है। वापसी पर बीस्ट टाइटन अपने सिग्नेचर मूव से मार्ले के सैनिक को और एयरशिप्स को मिटा देता है, साथ ही राइनर को भी हटा देता है, जिससे एरन के लिए जीक तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। अब दोनों भाइयों को बस एक ही चीज करनी थी, संपर्क, क्योंकि रॉयल ब्लड वाला टाइटन और फाउंडिंग टाइटन अगर एक दूसरे को छू ले तो पावर एक्टिवेट हो जाती है। एक और स्काउट्स उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, दूसरी ओर मार्ले उन्हें रोकने की। लड़ाई के दौरान जीक पर एक एंटी टाइटन कैनन से हमला होता है। वो पूरी तरह मरता नहीं, लेकिन घायल हो जाता है और एरन को बचाने की हालत में नहीं रहता। इसी का फायदा उठाकर रायनर एनर को दबोच लेता है। जीक इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है और उसका स्क्रीम पूरे शहर को तबाही में धकेल देता है। जो भी लोग उसके स्पाइनल फ्लूइड पी चुके थे, जैसे पिक्सिस और फाल्को, वो सभी प्योर टाइटन्स में बदल जाते हैं। इसी अफरा-तफरी में फाल्को राइनर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पोर्को की कुर्बानी के बाद फाल्को को जॉ टाइटन की शक्ति मिलती है। अब एरन ज़ीक तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, कॉनी और जीन की मदद से, लेकिन ठीक आखिरी समय में गावी उसे एंटी टाइटन राइफल से शूट कर देती है और उसका सिर उड़ जाता है। पर किस्मत का खेल देखिए, एरन का कटा हुआ सिर सीधा ज़ीक के हाथों में गिरता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। अब दोनों भाई पाथ डायमेंशन में पहुंच चुके थे, वो जगह जहाँ ymir नाम की आत्मा और फाउंडिंग टाइटन की ताकत रहती है। यहाँ वक्त अलग तरह से चलता है। एरन को लगा वो तुरंत पहुंच गया, लेकिन ज़ीक के लिए कई साल बीत चुके थे। यहीं खुलती है एक बहुत बड़ी सच्चाई। दोनों भाइयों ने मार्ले में कहा था कि वो एल्डियंस को बाज कर देंगे, लेकिन एरन का असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि दुनिया का हर कोना जो उसके आइलैंड के बाहर है, पूरी तरह से तबाह हो जाए, ताकि पैराडाइज आइलैंड हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। ज़ीक को पहले से शक था कि एरन धोखा देगा, इसलिए उसने पाथ्स में सालों बिताकर ymir को अपने पक्ष में कर लिया, ताकि ymir केवल रॉयल ब्लड वालों की सुनती है। ज़ीक ने खुद को नाटक में जकड़ा हुआ दिखाया ताकि एरन की असली मंशा जान सके। ज़ीक सोचता है कि एरन को उनके पिता क्रीशा ने ब्रेन वॉश किया, इसलिए वह एरन को अपने पिता की यादों में ले जाता है। पर जो सामने आता है वो हैरान कर देने वाला होता है। एरन को कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रहा था, बल्कि एरन ने ही अतीत में जाकर ग्रीशा को रॉयल फैमिली को मारने के लिए उकसाया था। अटैक टाइटन की एक खास शक्ति होती है भविष्य की यादें अतीत में भेजने की, और उसी से कहानी की शुरुआत हुई थी।
पाथ्स में लौटते हुए ज़ीक ymir से एल्डियंस को बाज बनाने का आदेश देता है, लेकिन एरन ymir से इंसान की तरह बात करता है और उसे आज़ादी का विकल्प देता है। ymir की आंखों से आंसू बहते हैं और वो एरन का साथ चुनती है। वास्तविक दुनिया में एरन का सिर दोबारा जुड़ जाता है सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर से, और फिर धरती की नींव हिल जाती है। सारे टाइटन्स की हार्डनिंग टूट जाती है और सैकड़ों कॉलोसल टाइटन्स की सेना दीवार से बाहर निकलकर दुनिया को रौंदने निकल पड़ती है। अब अलायंस के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली, जीक के प्योर टाइटन्स पूरे शहर को तबाह कर रहे थे। दूसरी, फाल्को के पास जॉ टाइटन की शक्ति थी और सवाल था कि उसे किसे खिलाया जाए। कॉनी चाहता था कि उसकी मां को फिर से इंसान बनाया जाए, इसलिए वह फाल्को को उठाकर भाग जाता है। दूसरी ओर लिवाई और हांजी भागते हुए पीक और मैगेथ से टकराते हैं। दोनों पक्षों की एक समान चाहत थी, जीक को मारना और रंबलिंग को रोकना। इस तरह एक नई अलायंस बनती है। रात को हांजी जीन और मिकासा को समझाती है, वहीं आर्मिन गावी का भरोसा जीतने की कोशिश करता है ताकि भविष्य में वॉरियर और स्काउट्स के बीच युद्ध ना हो। अंततः वे रागाको विलेज पहुंचते हैं और फाल्को को बचा लेते हैं। कॉनी आत्मचिंतन करता है और अपनी मां को वापस लाने की इच्छा छोड़ देता है। रास्ते में वे एनी से मिलते हैं, फीमेल टाइटन जो एरन द्वारा हार्डनिंग हटाने के कारण वापस आई थी। उसका मकसद बस अपने पिता से मिलना था। अलायंस में अब शामिल हो चुके थे एनी, राइनर, फैल्को, आर्मिन, मिकासा, जीन, कॉनी, लिवाई, हांजी, पीक, मैगथ और ओन्या कपॉन। अब अगला मिशन था पोर्ट पर कब्जा करना और आजुमा बीटो फ्लाइंग बोट लेकर एरन के पास उड़ान भरना, लेकिन फ्लॉक को सब पता चल चुका था। पोर्ट पर जबरदस्त जंग छिड़ जाती। स्काउट्स को अपने पुराने साथियों को मारना पड़ता है। फीमेल और आर्मर्ड टाइटन की मदद से इंजीनियर्स बचाए जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि फ्लाइंग बोट को उड़ाने के लिए आधा दिन चाहिए। हिंगामी एक नई योजना देती है, वो पोर्ट छोड़कर उदिया जाएंगे और वहाँ फ्लाइंग बोट को तैयार करेंगे। जंग के दौरान फाल्को पहली बार टाइटन का उपयोग करता है। इस दौरान कीथ सैडिस की धमाकेदार वापसी होती है, वो एक ट्रेन से उड़ा देता है। फ्लॉक और गाबी फ्लॉक को गाबी गोली मारती है और बाकी यैगरिस्ट भाग जाते हैं। फ्लाइंग बोट उड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैगथ और सैडिस आखिरी बची दुश्मन की नाव को उड़ा देते हैं और बलिदान दे देते हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि स्काउट्स एक साल पहले मारले गए थे दुनिया को समझने के लिए। वहीं एरन को यह एहसास हुआ था कि ये दुनिया एल्डियन से कितनी नफरत करती है, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्हें रंबलिंग से मरना नहीं चाहिए था। एरन जानता था कि रंबलिंग होगा, लेकिन एक पल ऐसा आया जब वो चाहता था कि वो ये भविष्य बदल दे। जब उसने मिकासा से उसके जज़्बात पूछे। अगर उस दिन उसने कहा होता कि वो एरन से प्यार करती है तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन उसने एरन को परिवार कह दिया। अब जबकि फ्लाइंग बोट उड़ान पर है, दूसरी तरफ एरन की टाइटन आर्मी एक शहर को रौंद रही है और पूरी दुनिया तबाही की कगार पर है। अटैक ऑन टाइटन पार्ट 3 की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक सीन से, जब हार्ली शहर को रंबलिंग पूरी तरह से रौंद डालता है और कई पीढ़ियों के रिफ्यूजियों का नामो निशान मिटा देता है। इस तबाही में एक बच्चा भी था, रैमजी, जो उस साल एरन का दोस्त बन गया था। पिछले साल की बात है जब एरन ने देखा कि कुछ मार्लियन लोग रैमजी को बुरी तरह पीट रहे हैं। पहले तो एरन हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने रैमजी की जान बचा ली। पर उस पल उसे एहसास हुआ कि जिसे वो बचा रहा है उसे ही एक दिन मार डालेगा। ये सोचकर एरन वहीं फूट-फूट कर रोने लगा और रैमजी हैरान परेशान होकर उसकी बातें सुनता रहा। बातें जो दुनिया को तबाह करने की वजहें थीं। अब वर्तमान में वॉल्ट टाइटन रैमजी और उसके पूरे परिवार को कुचल देते हैं। दूसरी तरफ मार्ले में एरन के दादा-दादी, जिन्हें आप ग्रीसा के माता-पिता के रूप में जानते हैं, वो भी एक जेल में बंद पड़े रहते हैं जहाँ टाइटन्स उन्हें भी रौंद डालते हैं। लेकिन एरन को अपने दादा दादी से कोई लगाव नहीं था, इसलिए शायद उसने उनकी मौत के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे-जैसे रंबलिंग आगे बढ़ता है, टाइटन्स के शरीर से निकलती भाप इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि लोग जलकर मरने लगते हैं। कुछ लोग तो इससे पहले ही खुद अपनी जान ले लेते हैं। एरन अपने फाउंडिंग टाइटन के अंदर से ये सब देख रहा होता है और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही होती है, आज़ादी। जब वो दीवारों के अंदर बंद था, तब उसे ये दीवारें पिंजरा लगती थीं। उसे लगता था कि अगर वो बाहर की दुनिया में पहुंच जाए तो वो सारे चमत्कार देख पाएगा जो उसने आर्मिन की किताबों में पढ़े थे। लेकिन असलियत में बाहर की दुनिया नफरत और खून से भरी हुई थी और अब वो उसे पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है। उसी दौरान एरन आर्मिन को पाथ्स में बुलाता है, एक अलग ही डायमेंशन में। लेकिन जब आर्मिन वापस आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। इसका मतलब साफ था, एरन ने उसकी यादें मिटा दी थी ताकि आर्मिन बाकी लोगों को कुछ ना बता सके। इधर जहाज पर एनी और आर्मिन के बीच एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट होता है। दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन
इस वक्त रोमांस के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। रात होते होते अलायंस ओडा शहर में पहुंचता है जहां फ्लाइंग बोट को रिपेयर करना था। ये बोट पूरी तरह से डायनामाइट से लपेटी गई थी जिसे एग्रेस ने लगाया था। आर्मिन सुझाव देता है कि उसे फेंकने की जगह साथ ले चलते हैं, शायद फाउंडिंग टाइटन के खिलाफ काम आ जाए। वे यलीना से पूछते हैं कि एरन कहाँ जा रहा होगा और वह बताती है कि शायद फोर्ट साल्टा, जहां मार्ले ने अपने आखिरी एयरशिप और हथियार रखे हुए हैं। एरन उन्हें खत्म करने जा रहा ताकि कोई भी उसे रोक ना सके। रात भर इंजीनियर्स फ्लाइंग बोट को तैयार करते हैं और सुबह तक ये उड़ान के लिए लगभग तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। फ्लॉक लौट आता है। उसे तो हमने पिछली बार देखा था जब गैबी ने उसे गोली मारकर समंदर में गिरा दिया था, लेकिन वह जिंदा बच निकला। ओडा पहुंचकर वो बोट पर हमला करता है और उसमें छेद कर देता है। मिकासा उसे तुरंत मार देती है, लेकिन नुकसान हो चुका था। इंजीनियर्स बताते हैं कि टैंक को रिपेयर करने में 1 घंटा लगेगा, जबकि रंबलिंग बस सामने है। ऐसे में किसी को वक्त खरीदना था और आर्मिन पहले सामने आता है, लेकिन सब चाहते हैं कि उसे फाउंडिंग टाइटन के लिए बचाया जाए। तब हांजी खुद का बलिदान करने का फैसला लेती है और आर्मिन को नया स्काउट्स कमांडर घोषित करती है। हांजी वॉल टाइटन्स के सामने अकेली खड़ी होती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है और एक वीरगति प्राप्त करती है। पर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। जब जहाज ठीक हो जाता है और सब लोग निकल जाते हैं, अलायंस की टीम अब फोर्ट सॉल्टा की ओर उड़ान भरती है। रास्ते में वे डिस्कस करते हैं कि एरन को कैसे रोका जाए। पीका का सुझाव है कि कोलोसल टाइटन से फाउंडर को उड़ा दिया जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि एरन का असली शरीर कहाँ है। लेकिन आर्मिन चाहता है कि वो एरन से बात करे, उसे समझाए। इस पर लिवाई एक और सुझाव देता है कि अगर वे जीक को मार दे तो एरन के पास रॉयल ब्लड नहीं रहेगा और रंबलिंग रुक जाएगी। उसी वक्त एरन सभी को फिर पास में बुलाता है और साफ कह देता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय उसकी मौत के। दूसरी तरफ एल्डियन नागरिक जो लिबेरियो से भागे थे, फोर्ट सॉल्टा पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक भी एयरशिप नहीं था। तभी दूर से एयरशिप की एक फ्लीट एरन की ओर बढ़ती दिखती है। वे एरन और उसके चारों ओर के टाइटन्स पर बम गिराना चाहते हैं, लेकिन एरन एक नया दांव चलता है। वो 20 टाइटन की नई हार्डनिंग से बनी कॉपी बना देता है, जो असल में जीक नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी छाया है। इससे डर कर एयरशिप बम गिरा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर गलत जगह गिरते हैं। तभी वो नकली 20 टाइटन हर एक एयरशिप को तबाह कर देता है। पर ऐन मौके पर अलायंस की फ्लाइट पोर्ट पहुंच जाती है। सब लोग स्काई डाइव करते हैं और एरन के ऊपर उतरते हैं। रायनर आर्मर्ड टाइटन में बदलकर नकली बीस्ट टाइटन से भिड़ जाता है। उधर सॉल्टा में वॉरियर कैंडिडेट्स के माता पिता हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 पार्ट 3 फाइनल एपिसोड। फोर्ट साल्टा के सोल्जर्स दूरबीन से देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड के एल्डियन फाइनली रंबलिंग को रोकने के लिए पहुंच चुके हैं। आर्मर्ड और कार्ट टाइटन को देखकर बाकी लोग भी राहत की सांस लेते हैं। वहीं ओनिया कपोन का प्लेन भी फोर्ट के पास क्रैश हो जाता है। लोग उसे तुरंत बाहर निकालते हैं। एनी के पिता उससे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन तब तक ओनिया कपोन बेहोश हो चुका था। अब हमें एक बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है, यमीर का। यही वह दिन था जब यमीर ने वो पिक आज़ाद किया था जिसके कारण उसे सज़ा मिली थी, और आज भी वही अमीर सब कुछ देख रही है, फाउंडिंग टाइटन के रूप में। उधर जब सभी को लगता है कि उन्होंने बीस्ट टाइटन को ढूंढ लिया है, तो पता चलता है वो तो सिर्फ उसका पुतला है। असली जीक उसमें था ही नहीं, यानी कि जीक कहीं इस विशाल फाउंडिंग टाइटन के अंदर छिपा है। अब आर्मिन के पास एक ही रास्ता बचा है, कॉलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा धमाका करना। पर मिकासा इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि इसमें एरन की मौत भी हो सकती थी। आर्मिन समझाता है एरन को पहले से सब पता होगा, मुझे नहीं लगता वो इस धमाके से मरेगा। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक अजीब सा टाइटन आता है और आर्मिन को अपनी जीप से पकड़ लेता है। उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म ना कर सके। अब मिकासा चिल्लाती है और सबकी नज़र एरन के ऊपर जाती है, जहां ढेर सारे अजीब टाइटन्स की कॉपीज जमा हो चुकी हैं। इनमें से 3 टाइटन राइनर पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिकासा और जीन थंडर स्पीयर से उन्हें उड़ा देते हैं। कॉनी कहता है इनसे लड़ते लड़ते तो सारे थंडर स्पीयर्स खत्म हो जाएंगे। जीन को समझ आता है कि आर्मी ने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, यानी वो जिंदा है और कहीं ले जाया गया है। टाइटन उसे फाउंडिंग टाइटन के पिछले हिस्से की ओर ले गया है। पीक को अब समझ आ चुका है कि ये सभी टाइटन्स असल में पुराने टाइटन शिफ्टर्स की कॉपीज हैं, जिनमें कोई दिमाग नहीं, कोई आत्मा नहीं, बस यमीर की बनाई गई एक टाइटन आर्मी है। अब सब समझ जाते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ एरन से नहीं बल्कि यमीर से भी है, और यमीर इंसानियत का अंत चाहती है। आर्मिन को दम घुटने जैसा लगता है। तभी उसे याद आता है यही सपना उसने उस दिन भी देखा था जब बार्थोल्ड मरा था।
उसे सब समझ आता है। यह सब एरन नहीं, ymir कर रही है। बाहर अब बर्टहोल्ड का कॉलोसल टाइटन भी आ चुका है। वो सीधे राइनर को पकड़ कर उसकी गर्दन काट देता है और जमीन पर पटक देता है, जिसकी शॉकवेव से कॉनी बेहोश हो जाती है। लिवाई अब लड़ने की हालत में नहीं बचा। राइनर और जीन के ओडियम गैस टूट चुके हैं। राइनर जीन से कहता है कि उसे नीचे गिरा दे, लेकिन जीन जानता है अगर राइनर गिरा तो रंबलिंग में कुचला जाएगा। अब सब हार मानने की कगार पे थे, बट जैसे जीन कहता है हम स्काउट्स हैं, हम हार नहीं मानते। अब एक स्नेक टाइप बीस्ट टाइटन कॉनी को खाने ही वाला था कि लिवाई उसे बचाने की कोशिश करता है, बट टाइटन लिवाई की टांग काट लेता है। मिकासा टाइटन को मारती है और लिवाई नीचे गिरने लगता है, बट बेहोश कॉनी उसे पकड़ लेती है। अब जब सब खत्म लग रहा था तभी एक उड़ने वाला टाइटन आता है। वो कोई और नहीं बल्कि फैल्को था। फैल्को जो पहला उड़ने वाला टाइटन बन चुका था, सबको अपनी पीठ पर लेकर वहां से उड़ जाता है। फैल्को असल में जॉ टाइटन है, लेकिन उसे जीक के स्पाइनल फ्लूइड से बनाया गया था, इसलिए उसमें बीस्ट टाइटन की भी पावर थी। और फैल्को बचपन से उड़ने का सपना देखा करता था। एनी बताती है कि फैल्को के ट्रांसफॉर्म होने से कियोमी की शिप डूब गई थी, लेकिन कियोमी ने खुद उसे अनुमति दी थी कि वो रंबलिंग को रोके। अब लिवाई सभी को दो टीमों में बांटता है, एक आर्मिन को बचाएगी, दूसरी एरन की गर्दन पर बम लगा गई। अब एरन से बात करने का समय खत्म हो चुका था। मिकासा चाहती नहीं थी कि एरन मरे। कॉनी उसे याद दिलाता है कि अगर फाल्को नहीं आता तो वे सभी मर चुके होते। जीन भी कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। एनी कहती है तुम सिर्फ आर्मिन को बचाओ, बाकी हम देख लेंगे। राइनर जीन को अपना ओडियम गियर देता है और फाल्को दोबारा फाउंडिंग टाइटन की तरफ उड़ान भरता है। वहाँ के मार्ली सोल्जर्स अपनी कैनन तैयार कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कुछ रेफ्यूजीज दिखते हैं। जब वो उनकी स्लीव्स देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एल्डियंस हैं। दोनों तरफ लोग एक दूसरे पर गन तान देते हैं। एनी के पिता उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो तो बस ओन्या कपोन के लिए मरहम पट्टी लेने आए हैं, बट कोई उनकी बात नहीं सुनता। तभी सेक्रेटरी मूलर आता और वहां हवा में गोली चलाकर सबको रोक देता है। जैसे ही फैल्को एरन के करीब आता है, वार हैमर टाइटन्स उस पर एरो से हमला करते हैं। फैल्को उन सभी को डॉज करता है। सबसे पहले राइनर और जीन एरन की गर्दन पर उतरते हैं। राइनर तुरंत आर्मर्ड टाइटन में बदलता है और सभी वार हैमर टाइटन से लड़ता है ताकि जीन एरन की गर्दन तक पहुंच सके, लेकिन पोर्को और मार्सेल के जॉ टाइटन उसका रास्ता रोक लेते हैं। उधर पीक भी अपने टाइटन फॉर्म से बाहर आकर दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस वार हैमर टाइटन को खत्म कर देती है जिसने उसे पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी एक जॉ टाइटन आकर उसकी गर्दन उड़ा देता है। पीक दोबारा अपने टाइटन से बाहर आती है और जीन से कहती है कि उसकी चिंता मत करो, कार्ड टाइटन की सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। वो एक दिन में 100 से भी ज़्यादा बार ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब पीक बार बार ट्रांसफॉर्म होती है और जॉ टाइटन को मारने लगती है ताकि जीन उस ट्रिगर तक पहुंच सके, लेकिन टाइटन्स की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर फाल्को अपने ग्रुप को लेकर उड़ता है और एरन के पिछले हिस्से की ओर पहुंचता है। वहीं उन्हें ओकापी टाइटन दिखता है, वही जिसने आर्मिन को खा लिया था। कोनी और एनी भी वहां उतरते हैं और एनी तुरंत फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। गाबी और लिवाई फाल्को पर ही रहते हैं क्योंकि गाबी की राइफल इन टाइटन्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और लिवाई की निगाहें सिर्फ जीक को ढूंढने पर टिकी हैं। लेकिन उसे नहीं पता कि अगर जीक मिल भी गया तो क्या वो अपनी इस हालत में उसे मार पाएगा या नहीं। उसे एरविन को दिया हुआ अपना वादा याद आता है कि वो बीस्ट टाइटन को खत्म करेगा। लिवाई सोचता है कि क्या इसी दिन के लिए उनके सारे साथियों ने अपनी जान दी थी। वो तो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां टाइटन्स का नामो निशान भी ना हो। लेकिन लिवाई को इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि उसने उस दिन एरविन की जगह आर्मिन को बचाया, क्योंकि अब आर्मिन की आंखों में भी वही चमक है जो कभी एरविन की आंखों में हुआ करती थी। उधर ओकापी टाइटन वापस एरन के सिर की ओर भागने लगता है तो एनी मिकासा को जोर से फेंकती है ताकि वो सुपर स्पीड में उसके पास पहुंच सके। मिकासा रास्ते में दो टाइटन्स को मार भी देती है, लेकिन फिर एक आर्मर्ड टाइटन उसका रास्ता रोक लेता है और उसकी ब्लेड्स टूट जाती है। तभी एनी वहां पहुंचती है और उस आर्मर्ड टाइटन को मार गिराती है, लेकिन तब तक ओपाकी टाइटन भागकर कोलोसल टाइटन के पास पहुंच चुका था और अब ये तीन चारों तरफ से दुश्मन टाइटन से घिर चुके होते हैं। इसके बाद हम बाकी दुनिया की भी हालत देखते हैं। लोग कहीं भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामने समुद्र है। हर देश यही झेल रहा है। कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रलय रुक जाए, लेकिन वर्ल्ड टाइटन्स अपने पीछे सिर्फ राख छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े शहर, ऊंचे पहाड़, कुछ भी नहीं रोक पा रहा है उन्हें। समुद्र
में गिरती भीड़ के बीच एक माँ गिर जाती है, लेकिन उसका बच्चा एक आदमी पकड़ लेता है। वो लोग उस बच्चे को आगे बढ़ाते रहते हैं ताकि कम से कम वही बच सके, लेकिन टाइटन्स कहाँ रुकने वाले थे। उधर आर्मिन खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो नहीं जागा तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे और वो किसी के भी काम नहीं आ सकेगा। तभी उसके हाथ में रेत आती है और उसे एहसास होता है कि वो मरा नहीं बल्कि पथ्स में है। टाइटन के अंदर होने के बावजूद उसे सब कुछ पता चल रहा है, क्योंकि सारे एल्डियंस पाथ्स के जरिए जुड़े हुए हैं। तभी उसे जीक दिखाई देता है जो आराम से रेत का किला बना रहा है। आर्मिन उससे बात करने जाता है और जीक को पता चल जाता है कि उसे खा लिया गया है। जीक बताता है कि ब्रह्मांड में जब सिर्फ मैटर था तब जीवन पनपा, और वे अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अलग अलग रूप लेता रहता है और वातावरण के हिसाब से खुद को ढालता रहता है। इसी से इंसान का जन्म हुआ, जिनका मकसद सिर्फ एक है, आगे बढ़ना, लेकिन मौत का डर इस मकसद को चुनौती देता है। यमीर को भी इसी का डर था, इसलिए उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया और एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां मौत होती ही नहीं, और उस दुनिया को ही पथ्स कहा जाता है। आर्मिन पूछता है कि यमीर उन सबका कहा क्यों मान रही है, लेकिन जीक भी अब तक उसे नहीं समझ पाया कि इतनी ताकत होने के बावजूद वो राजा फ्रीट्स की गुलाम क्यों बनी रही। 2000 साल बाद भी वो उसी के आदेश मान रही है कि टाइटन पावर खत्म नहीं होनी चाहिए। जरूर कुछ तो ऐसा है जिससे यमीर बंधी हुई है। एरन ने वो समझ लिया, इसीलिए यमीर ने जीक की जगह उसका साथ दिया। आर्मिन पूछता है कि वे फिर से रियल वर्ल्ड में कैसे लौट सकते हैं, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। जीक कहता है कि शायद बाहर जाना मुमकिन नहीं है, और वैसे भी जीत हो या हार, एक दिन तो सबको मरना है। उसी वक्त आर्मिन को रेत में एक पत्ता मिलता है और वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब वो एरन और मिकासा के साथ पहाड़ी वाले पेड़ तक दौड़ लगाता था, जब वे साथ मार्केट जाते थे या गिलहरी को खाना देते थे। ये छोटे छोटे पल उसके लिए अनमोल थे। जीक को उसमें एक बेसबॉल दिखती है और वो खुद भी अपने बचपन में खो जाता है, जब वो मिस्टर कसावर के साथ कैच खेला करता था, बार बार एक ही चीज करना जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसी में खुशी थी। तभी उन्हें बाकी पुराने टाइटन होल्डर्स दिखाई देते हैं, ग्रीशा, पोर्को, मार्सेल, यमीर, एरन क्रूगर और मिस्टर कसावर। बाहर जीन पीके को मारने से बचाता है, उसका हाथ कट चुका होता है, इसलिए वो थोड़ी देर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। वो दोनों देखते हैं कि राइनर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। वॉर हैमर टाइटंस ने उसे भी नहीं छोड़ा। एनी, मिकासा और कोनी किसी तरह जिंदा हैं, लेकिन अब उनकी मौत तय लगती है। तभी बर्टहोल्ड का कोलोसल टाइटन बाकी टाइटंस को एनी से दूर करता है। उधर पोर्को और मार्सेल के जॉ टाइटन जीन और पीक को बचाते हैं। यमी भी एक वॉर हैमर टाइटन को मारकर राइनर को बचा लेती है। कोनी समझ नहीं पाता कि कुछ टाइटन्स उनकी मदद क्यों करने लगे, लेकिन मिकासा बिना समय गंवाए ओकापी टाइटन के पीछे लग जाती है। वो टाइटन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे हेडशॉट लगता है जो गावी ने चलाया था, और फिर मिकासा उसका जबड़ा काटती है और अंदर से आर्मिन को बाहर निकाल लेती है। वो टाइटन आर्मिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मिन तुरंत अपना भाला घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। कोनी उस टाइटन की जीभ काट देती है और एनी जल्दी से आर्मिन को निकाल लेती है। तभी ग्रीशा और एरन क्रूगर भी पहुंचते हैं और बाकी बचे टाइटन्स को मारना शुरू कर देते हैं। हम कसावर का बीच टाइटन भी देखते हैं, जो कि इस बार एक भेड़ के रूप में सामने आता है। इसके बाद जीक का शरीर एक कांटों से निकलकर बाहर आता है। वो लिवाई की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना। लिवाई जीक को देखकर चौंक जाता है। दरअसल आर्मिन की वापसी जीक की वजह से ही हुई थी। जीक ने उनके साथियों को पाथ्स में जगाया क्योंकि वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। जीक कसावर से कहता है कि उसे अब भी लगता है कि यूथनाइजेशन प्लान सही था, लेकिन अगर वो दोबारा जन्म ले तो बस मिस्टर कसावर के साथ कैच कैच खेलना चाहेगा। साथ ही वो अपने पिता ग्रीशा को भी धन्यवाद देता है जिसने उसे जन्म दिया। इधर आर्मिन एरन से कहता है कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी लाइफ, उसकी ताकतें, उसकी यादें, लेकिन इसी वजह से वो जानता है कि बर्टहोल्ड खड़े होकर बस तमाशा नहीं देखेगा। इसके बाद वह बाकियों की मदद की गुहार लगाता है और सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। जीक ऊपर आसमान को देखता है और कहता है, आज मौसम कितना अच्छा है, काश मैं यह सब पहले देख पाता। लेकिन फिर वो कहता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा, इसलिए अब उसके नसीब में यह सब नहीं। यह कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और लिवाई बिजली की गति से उसकी गर्दन काट देता है। जीक के मरते ही रंबलिंग रुक जाती है। सभी वॉल टाइटन्स अपनी जगह थम जाते हैं, लेकिन एरन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। राइनर अब जीन को उठाकर एरन की गर्दन की तरफ फेंकता है। बाकी टाइटन्स जीन का रास्ता साफ करते हैं। जीन
अंत में उस ट्रिगर तक पहुंच जाता है। एरन को एक आखिरी बार सुसाइडल ब्लैकहेड कहकर वह ट्रिगर दबा देता है, जिससे एरन की गर्दन पर एक बड़ा धमाका होता है और उसका सर किटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसकी गर्दन से वही सेंटीपीड जैसा जीव बाहर निकल कर आता है और एरन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी राइनर बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। कॉनी सभी से कहता है कि वो फाल्को की पीठ पर चढ़ जाए, क्योंकि आर्मिन यहाँ एक बड़ा धमाका करने वाला है। जीन को राइनर की चिंता होती है, लेकिन पीक कहती है कि उसका आर्मर टाइटन उस धमाके को झेल सकता है और वैसे भी राइनर तो कब से मरने के लिए तैयार है। सभी वहां से उड़ जाते हैं और आर्मिन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यूक्लियर धमाका करता है। फाउंडिंग टाइटन पूरी तरह तबाह हो जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ठीक उसी समय पैराडाइज आइलैंड पर हिस्टोरिया अपने बच्चे को जन्म देती है। इधर फैल्को सभी को पोर्ट साल्वा पर ले जाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, क्या एरन सच में मर चुका है? तभी मिकासा को सरदर्द शुरू हो जाता है और उसे एरन से अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है। जब मीटिंग रूम में एरन ने उससे कहा था कि वह मिकासा से नफरत करता है, यह याद कर मिकासा का दिल टूट जाता है। गाबी अपने माता पिता से मिलकर उन्हें गले लगा लेती है। फाल्को और पीक भी अपनी फैमिली में जाकर मिलते हैं। कोनी यह सब देखकर कहता है, शायद हमने रमलिंग रोककर सही किया। राइनर की माँ एनी को बताती है कि उसी के पिता उन्हें यहाँ तक लेकर आए थे। एनी उन्हें ढूंढने चली जाती है। स्काउट्स आर्मिन और बाकी सभी को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सेंटीपीड जैसा जीव लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। राइनर और आर्मिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे एक धमाका होता है और जीन कहता है, लगा ही था कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। यह एरन था, जो इस बार फुल फाउंडिंग टाइटन बन चुका था, जो कि आकार में कलोसल टाइटन जितना बड़ा था। गाबी कहती है, अगर वह दोबारा सेंटीपीड से जुड़ गया तो रमलिंग फिर से शुरू हो सकती है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, उन्हें एरन को मारना होगा। मिकासा सिर पकड़कर सोचती है कि यह सब इस तरह क्यों हुआ। तभी वो सेंटीपीड एक अजीब गैस छोड़ने लगता है। उधर मूलर एल्डियंस के साथ शांति समझौता कर चुका था और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। एनी अपने पिता के पास पहुंच जाती है, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि यह गैस क्या है। कोनी सोचता है, कहीं यह वही गैस तो नहीं जो मेरे गांव में छोड़ी गई थी और सारे लोग प्योर टाइटन में बदल गए थे। यह सुनते ही लिवाई मिकासा और पीक को फाल्को पर चढ़ने को कहता है, क्योंकि यह गैस टाइटन शिफ्टर्स और एकरमैन पर असर नहीं करेगी, लेकिन बाकी सब प्योर टाइटन बन जाएंगे। पीक रोते हुए कहती है, जिन लोगों के लिए हमने इतना सब किया उन्हें ही खो देंगे। तीनों फाल्को पर बैठकर उड़ जाते हैं। जीन और कोनी नीचे रह जाते हैं। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हमें अपने साथियों पर भरोसा है। उन्हें अपने स्काउट्स की एंट्री सेरेमनी याद आती है, जब उन्होंने ये रास्ता चुना था। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग प्योर टाइटन्स में बदल गए हैं। एनी का पिता भी यह देखकर मूलर भी डर जाता है। ये प्योर टाइटन अब सेंटीपीड की तरफ बढ़ने लगते हैं। राइनर यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी पीक और एनी भी उसकी मदद को आ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मिन भी अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करता है। लिवाई मिकासा से कहता है, हिम्मत रखो, अब बस तुम ही बची हो जो एरन को मार सकती हो। लेकिन मिकासा टूट चुकी है। वो कहती है, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं एरन के साथ रह सकूँ। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं। मिकासा एक पहाड़ी घर में सो रही होती है। एरन पास आकर उसे जगाता है। एरन लकड़ियाँ काट रहा है और मिकासा को लगता है कि उसने एक बहुत लंबा सपना देखा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे पहले एपिसोड में एरन के साथ हुआ था। यह सब मिकासा का सपना था, या शायद एक अल्टरनेट टाइमलाइन। अगर उस दिन मिकासा ने एरन को अपनी फीलिंग्स बता दी होती तो शायद वो दोनों सब कुछ छोड़कर इस जंगल में आ जाते हैं और एरन बिना रंबलिंग किए शांति से अपने बचे हुए 4 साल जी लेता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एरन मिकासा से वादा मांगता है, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भूल जाना और खुश रहना। अपने स्कार्फ को भी फेंक देना। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। आर्मिन्स के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। मिकासा एरन से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो कभी नहीं भूल सकती। फिर मिकासा फाल्को और लिवा से कहती है कि एरन का सिर उसके टाइटन के मुंह में है, इसलिए वहां तक पहुंचने में मदद करे। फाल्को उन्हें एरन के पास ले जाता है और लिवाई एरन के पास जाकर उसके मुंह में सीधा ठंडा स्पेस मार देता है, जिससे उसके दांतों में छेद हो जाता है। उसी छेद से मिकासा टाइटन के मुंह के अंदर घुसती है, जहां एरन का सिर होता है। मिकासा मुस्कुराते हुए एरन की गर्दन काट देती है। एरन मरने से पहले आखिरी बार मिकासा को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिकासा कहती है, मैं तुमसे फिर मिलूंगी, शायद किसी और समय, किसी और दुनिया में। फिर वो एरन के सिर को उठाकर उसे किस करती है और यमीर पीछे खड़ी ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन और आर्मिन्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं।
एरन बताता है कि अटैक टाइटन को भविष्य दिखता है और वो आर्मिन और मिकासा को खुद से दूर करना चाहता था ताकि जब वो मरे तो उन्हें कम दर्द हो। एरन का असली प्लान यही था कि उसके दोस्त उसे मार दें और रंबलिंग रोक दें ताकि पैराडाइज के लोग पूरी दुनिया की नज़रों में हीरो बन जाएं, जैसे ग्रेट टाइटन वॉर के बाद हेलस बना था। फिर एरन आर्मिन को उस जगह ले जाता है जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था, एक ज्वालामुखी के पास जहां लावा बह रहा था। वहां एरन बताता है कि टाइटन पावर अभी तक जिंदा है क्योंकि ymir अब तक राजा फ्रिट्ज का हुक्म मान रही है, जबकि उसने उसे हमेशा टॉर्चर किया था। फिर भी वो क्यों उसका गुलाम बनी रही? क्योंकि ymir राजा फ्रिट्ज से प्यार करती थी। एरन को यह सब पहले पता चल गया था, उसने ymir को टच किया था। वो बताता है कि ymir इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उसे इस टॉक्सिक प्यार से आज़ादी दिलाए, और वो कोई और नहीं बल्कि मिकासा थी। मिकासा क्यों, ये एरन को भी नहीं पता, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि सब लड़ाइयाँ, रंबलिंग, सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि मिकासा ymir को आज़ाद कर सके। वो दिन जब एरन ने हिस्टोरिया का हाथ चूमा तभी उसने यह सब देख लिया था। एरन कहता है कि फाउंडिंग टाइटन की पावर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। पास्ट फ्यूचर सब एक साथ दिखता है और कुछ फैसले उसने खुद लिए। जैसे उस दिन शिंगाशिना पर अटैक हुआ तो बर्टोल्ड को स्माइलिंग टाइटन के हवाले नहीं किया गया, बल्कि एरन ने खुद उस टाइटन को अपने घर की तरफ भेजा ताकि उसकी मां को खा सके। हाँ, उसी टाइटन से जिसकी वजह से एरन की टाइटन से इतनी नफरत बनी, उसे उसी ने भेजा था। आगे आर्मिन चुप नहीं रहता, वो एरन को एक मुक्का मारता और कहता है मिकासा को तुम जैसे लड़के को भुला ही देना चाहिए। इस पर एरन रोने लगता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि मिकासा कभी उसे भूले, वो नहीं चाहता कि मिकासा किसी और के साथ हो, वो चाहता है कि मरने के बाद भी मिकासा उसे याद रखे। एरन आर्मिन से कहता है कि वो ये सब मिकासा को ना बताए, लेकिन वो खुद मरना नहीं चाहता, वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। अब वो समुद्र किनारे होते हैं जहां एरन कहता है कि उसने रंबलिंग से 80% इंसानियत को खत्म कर दिया है। आर्मिन उसका कॉलर पकड़ लेता और चिल्लाता है कि यह सब रोकना अब भी मुमकिन है, लेकिन एरन कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, जो उसने फ्यूचर में देखा वही होगा, सब कुछ पहले से तय है। आर्मिन कहता है कि किलिंग सॉल्यूशन नहीं है, इससे सिर्फ नफरत फैलती है। एरन को याद आता है कि जब ग्रीसा ने उसका नाम रखा था तुम आज़ाद हो, और उसे लगा था कि वह सब कुछ बराबर कर देगा, लेकिन उसके पावर के कारण हांजी और सासा जैसे दोस्त मारे गए और सब उसी की गलती है। अब आर्मिन अपने खून से एक सेल निकालता है जो उन्हें समुद्र में मिला था और कहता है कि गलती उसकी भी है क्योंकि उसी ने एरन को बाहरी दुनिया की किताब दिखाई थी। एरन उसे धन्यवाद करता है और बोलता है कि अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी दोनों की होगी, और अगर नर्क है तो वो दोनों साथ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों गले लगते हैं। एरन कहता है कि वो अब आर्मिन को यह मेमोरी मिटा रहा है, लेकिन जब सब खत्म होगा तो आर्मिन को ये सब याद आ जाएगा। मैं नर्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा, वो कहता है। और अब आर्मिन वापस रियल वर्ल्ड में लौटता है। असल में जब आर्मिन शिप पर था तभी एरन ने उसे अंदर बुलाकर यह सब बताया था, लेकिन उसकी मेमोरी हटा दी थी। अब क्योंकि एरन मर चुका है, सब याद आ गया। अब मिकासा एरन का सिर लेकर आर्मिन के पास आती है और उसे मरा देखकर आर्मिन रोने लगता है। फिर वो मिकासा को बताता है कि एरन ने उसे पहले ही बता दिया था कि मिकासा जो भी करेगी उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया से टाइटन पावर मिट जाएगी, और ऐसा ही होता है। जो लोग प्योर टाइटन बने हुए थे वो सब वापस इंसान बन जाते हैं। एरन ने आर्मिन से बहुत कुछ कहा था लेकिन उसे भुलवा दिया था। जीन और राइनर को ये जानकर दुख होता है। कोनी को एरन ने बताया था कि उसकी माँ वापस इंसान बन जाएगी। उसने सबको लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने को कहा था। पीक सोचती है काश एरन ने उससे ही बात की होती। एनी अपने फादर को गले लगाती है, उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। लिवाई एक पत्थर के सहारे बैठा होता है, उसकी आंखों के सामने अपने शहीद सर्वे कॉप साथियों की आत्माएं दिखाई देती हैं। वे सब उसे सैल्यूट करते हैं और लिवाई भी उन्हें सैल्यूट करता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वहीं जीन और कोनी को साशा की आत्मा नजर आती है और उसे देखकर वो दोनों भी रोने लगते हैं। फॉल्को दौड़कर गाबी को गले लगाने जाता है, लेकिन गाबी उसे सीधा सुप्लेक्स मार देती है। राइनर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अब वह आर्मर्ड टाइटन नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि उसे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। यह बात सुनकर राइनर की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। इधर मिकासा आर्मिन से कहती है कि वह जा रही है, ये लोग एरन को ठीक से दफनाने भी नहीं देंगे। वो एरन के सिर को उसी पेड़ के पास ले जाती है जिसके नीचे बचपन में एरन सोया करता था, और फिर मिकासा वहां से चली जाती है। उधर मूलर और उसके सोल्जर्स एल्डियन पर फिर से बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्होंने प्योर टाइटन को देखा था और डर गए थे।
एनी के पिता समझाते हैं कि अब वो सब आम इंसान हैं, उनकी टाइटन पावर हमेशा के लिए जा चुकी है। मूलर सबूत मांगता है। आर्मिन कहता है अगर हमारे पास टाइटन पावर होती तो हम अब तक इसका इस्तेमाल कर चुके होते। फिर मूलर पूछता है किसने मारा एरन को। आर्मिन जवाब देता है मैंने। आर्मिन ने एरन येगर को मारा। मिकासा जब जा रही होती है तो उसे ymir दिखाई देती है, अब अपने पुराने बच्चे रूप में नहीं बल्कि असली रूप में। मिकासा समझ जाती है कि यही ymir है जो हमेशा उसके दिमाग में झांका करती थी। मिकासा कहती है तुम्हारा प्यार किसी बुरे सपने की तरह था, अब सब खत्म हो गया, लेकिन मैं आज इस दुनिया में हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ymir सोचती है काश उस दिन मैंने राजा फ्रिट्ज को मर जाने दिया होता तो मेरी जिंदगी क्या होती, लेकिन मिकासा की हिम्मत देखकर अपने प्यार को ही खत्म कर दिया। ये देखकर ymir भी राजा फ्रिट्ज की गुलामी से आज़ाद हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, क्योंकि ymir अब नहीं रही इसलिए टाइटन पावर भी इस दुनिया से खत्म हो गई है। अब रायनर और बाकी शिफ्टर सिर्फ 13 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जिएंगे। जो प्योर टाइटन थे जैसे कोनी की माँ, वो भी वापस इंसान बन गए होंगे। सभी वर्ल्ड टाइटन्स धूल बनकर उड़ जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। उस दिन को अब द बैटल ऑफ हेवन एंड अर्थ कहा जाता है। हिस्टोरिया का बेटी का आज जन्मदिन है। पैराडाइज को अब भी डर है कि बाकी दुनिया उन पर हमला कर सकती है, इसलिए उन्होंने एक नई मिलिट्री बना ली है जिसे जीन लीड करता है। टाइटन चले गए लेकिन इंसानों के झगड़े खत्म नहीं हुए। एरन ने हिस्टोरिया को फ्यूचर बताया था, लेकिन ये फ्यूचर शायद उसने भी नहीं देखा था। लोगों को तब तक लड़ना होगा जब तक लड़ने की ज़रूरत ना पड़ जाए। हिस्टोरिया अपने लेटर्स में ये सब लिखती है और अब वो लेटर्स आर्मिन पढ़ रहा होता है। रायनर उसकी राइटिंग की तारीफ करता है और सूंघता भी है। जीन उसे टोकता है, भूलो मत हिस्टोरिया शादीशुदा है, सपने देखना बंद करो। अब ये लोग पैराडाइज की तरफ शांति दूत बनकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वहाँ के लोग इन्हें दुश्मन समझेंगे या हीरो, क्योंकि एरन को मारने वाले वही लोग थे जिन्हें कभी उनका हीरो कहा जाता था। इन्हें डर है कि कहीं इनकी शिप पहुंचने से पहले ही डूब ना जाए, लेकिन आर्मिन कहता है सब ठीक होगा। शायद लोग हमारी कहानी जानना चाहेंगे कि जो कभी दुश्मन थे वो कैसे दोस्त बन गए। अब हम लिवाई को येलेना और ओनिया के साथ बच्चों में कैंडी बनाते देखते हैं। वहीं पास में गाबी और फैल्को पेड़ लगा रहे हैं। मिकासा पहले से ही पैराडाइज में थी और उसने एरन के सिर को शिंगा के उसी पेड़ के नीचे दफनाया था। मिकासा रोती है और कहती है मैं फिर से एरन को देखना चाहती हूँ। तभी एक पक्षी आता और मिकासा का स्कार्फ ठीक करता है, ठीक वैसे जैसे एरन किया करता था। मिकासा थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू एरन इस स्कार्फ के लिए। और नहीं, ये एरन का पुनर्जन्म नहीं था, ये एक बस पक्षी था। अटैक ऑन टाइटन के हर एपिसोड में बर्ड्स होते हैं। ये बस एक सिंबल है फ्रीडम का, और जिस पेड़ के नीचे ये कहानी शुरू हुई थी उसी पेड़ के नीचे ये खत्म हो जाती है। थोड़े समय बाद एरन के बाकी दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। समय बीतता है, मौसम बदलता है और मिकासा अब अपने पति और बच्चों के साथ वहाँ आती है। जी हाँ, वो पति शायद जीन था, क्योंकि मिकासा की मौत के समय उसकी उंगली में वेडिंग रिंग थी। कुछ लोग मानते हैं कि मिकासा ने शादी ही नहीं की थी और वो आर्मिन के साथ थी। आप इसे अपनी समझ से मान सकते हैं। खैर, मिकासा को भी एरन के बगल में ही दफनाया जाता है और मरने के बाद भी उसने एरन का स्कार्फ नहीं छोड़ा। वो कभी एरन को नहीं भुला पाई। समय और तेजी से गुजरता है। हमारे सारे कैरेक्टर्स बूढ़े होकर मर जाते हैं। पैराडाइज आइलैंड अब एक मॉडर्न सिटी बन चुका है। सैकड़ों सालों बाद एक और युद्ध होता है और उस देश पर न्यूक्लियर बम गिरता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। कई साल बाद हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ उस तबाह हो चुके पैराडाइज में घूम रहा है। उसे एक खोखला पेड़ नजर आता है, शायद उसी के नीचे एरन को दफनाया गया था। वो बच्चा उस पेड़ के अंदर जाने लगता है और अटैक ऑन टाइटन का ये मास्टरपीस यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एंडिंग को लेकर मैं ना खुश हूँ ना दुखी, बस खाली महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। एरन ने यह सब इसलिए किया ताकि उसके दोस्त एक लंबी शांत जिंदगी जी सके, पर जैसा कि एरविन ने कहा था, इंसान तब तक लड़ता रहेगा जब तक सिर्फ एक ही इंसान ना बच जाए। ईशा माया ने शो की एंडिंग को रियलिस्टिक रखा और वो उन्होंने बखूबी किया। अब ना कोई सीक्वल है ना आगे कुछ और। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी अटैक ऑन टाइटन की ये जर्नी भी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।